मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम रीट के अंतर्गत आने वाली हिंदी की शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने गद्य, पद्य, व्याकरण, रचना, नाटक की संपूर्ण विधियों का अध्ययन कर लिया है। अब आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण विधियां हैं जिसको अलग से एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम एक ऐसी विधि का अध्ययन कर रहे हैं जो हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछी जाती है और बार बार इस विधि से क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। यह विधि हिंदी में तो उपयुक्त है, हालांकि साइंस है या आपके एसएस है उसमें भी वैसे ही ये पूछी जाती है। प्रत्यक्ष विधि है, जो नाम आपको दिख गया होगा सामने ही। तो आज हम प्रत्यक्ष विधि का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलो आइए अपन शुरुआत करते हैं प्रत्यक्ष विधि। अब अपन एक एक करके अलग अलग विधियों का अध्ययन करेंगे, आपको संपूर्ण विधियां जिससे पूरी हो जाएगी। प्रत्यक्ष विधि नाम से वैसे तो स्पष्ट है, समझाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चलो शुरुआत कर देते हैं। प्रत्यक्ष विधि का अर्थ होता है वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना, सामने किसी चीज को प्रस्तुत करके दिखाना होता है प्रत्यक्ष विधि। किसी भी मॉडल हो, चाहे कि जानवर हो, किसी को भी सामने लाकर दिखाना, सजीव वस्तु को सामने लाके दिखाना, निर्जीव वस्तु को सामने लाके दिखाना, मॉडल के रूप में, प्रतिमान के रूप में सामने लाके जो दिखाया जाता है वो प्रत्यक्ष होता है। अब बार बार एग्जाम में एक चीज पूछी जाती है, इसको आप रट लीजिएगा, इसके अन्य नाम, बार बार अन्य नाम, अलग अलग नामों से पूछा जाएगा। प्रत्यक्ष विधि आएगी तो अपन नाम देखते ही कर लेंगे, पर उसके अलावा नाम आएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि कई बार एग्जाम में निर्बाध विधि नाम से पूछा गया था, सुगम पद्धति नाम से पूछा जाता है, तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अन्य नामों को आपको रट लेना है। तो इसके प्रत्यक्ष विधि के अन्य नाम है सुगम पद्धति, निर्बाध विधि, समात्री विधि, प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि आएगी तो भी आप समझ लेंगे, पर सुगम पद्धति, निर्बाध विधि और समात्री विधि आप रट लीजिएगा, प्रत्यक्ष विधि के ही अन्य नाम है। आगे बढ़ते हैं अपन। तात्पर्य यह है कि वस्तुओं व जीव जंतुओं का चित्र अथवा प्रतिमान दिखाकर क्रियाओं को करके दिखाना। तो इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस में 1901 में अंग्रेजी भाषा के लिए किया गया। अब सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग कहाँ पर किया गया, अगर आपको पूछा जाए तो आप बताओगे कि इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में किया गया। और कब किया गया 1901 में किया गया। कौन सी भाषा के लिए किया गया, तो अंग्रेजी भाषा के लिए किया गया। देखो, एक पंक्ति से 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक पंक्ति से 3 क्वेश्चन की इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, तो फ्रांस में किया गया। कब किया गया, 1901 में किया गया। कौन सी भाषा के लिए किया गया, तो अंग्रेजी भाषा के लिए किया गया। अब आगे बढ़ो। इस विधि में 3 मुख्य बातों पर ध्यान दिया गया है। सबसे पहली विधि है, इसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। इसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है क्योंकि इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता प्रत्यक्ष विधि में। आप ध्यान रखिएगा, बार बार ऐसा प्रश्न आता है कि मातृभाषा का प्रयोग कौन सी विधि में वर्जित है, प्रत्यक्ष विधि में। दूसरा ध्यान रखिएगा, मौखिक कार्यों को प्रधानता दी जाती है इस विधि में, इसमें लिखित कार्य पर बल नहीं दिया जाता है। ये सारे क्वेश्चन इसके एक एक लाइन से क्वेश्चन बने हुए हैं, रीट में, सेकेंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में बार बार घुमा फिरा के पूछी जाती है। ध्यान रखिएगा, इसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, मौखिक कार्यों को प्रधानता दी जानी चाहिए क्योंकि इसमें मौखिक कार्यों को ही प्रधानता दी जाती है। वस्तु और शब्द के मध्य सीधा संबंध स्थापित कर पढ़ाया जाए। इसमें क्या होता है, वस्तु और शब्दों के मध्य सीधा संबंध स्थापित किया जाता है। सामने वस्तु दिखाई दे जाती है और शब्द, उस दोनों के मध्य सीधा संबंध स्थापित करके इस विधि में पढ़ाया जाता है। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको रट लेना है, इसका ध्यान रखना है। आगे, इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार बालक श्रवण एवं अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख लेता है। बालक सुनकर और अनुकरण करके मातृभाषा सीखता है। अपने सबको पता है कि बालक
कैसे मातृभाषा सीखता है? तो श्रवण के द्वारा और अनुकरण के द्वारा। तो उसी प्रकार वह दूसरी भाषा भी सीख सकता है। इस विधि में ये कहा गया कि जिस प्रकार बालक श्रवण एवं अनुकरण के द्वारा अपनी मातृभाषा को सीखता है, उसी प्रकार अगर दूसरी भाषा भी बालक को सिखानी है तो वह सुनकर और अनुकरण कर कर भाषा को सीख सकता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा, इस पद्धति में व्याकरण अनुवाद प्रणाली के दोष दूर हो जाते हैं। ये प्रश्न रीट में आ चुका है कि व्याकरण अनुवाद प्रणाली के दोष कौन सी विधि के द्वारा दूर किए जा सकते हैं? तो व्याकरण अनुवाद प्रणाली के द्वारा प्रत्यक्ष विधि के दोष को दूर किया जा सकता है। देखो, सभी चीजें बहुत ही एक एक पंक्ति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इस पंक्ति को आप ध्यान रख लीजिएगा। प्रत्यक्ष विधि से शब्दावली का ही ज्ञान दिया जा सकता है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष दिखाते और बोल कर दिखाते, इसमें लिखने का कुछ भी नहीं होता है, इसलिए प्रत्यक्ष विधि से शब्दावली का ज्ञान ही दिया जा सकता है। अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनकी प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं हो सकती। अब यहाँ पर प्रॉब्लम सामने ये आती है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी अपन प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं कर सकते, तो एक तरह के दोष गिना जाता है कि इस विधि में एक दोष ये है कि इसकी प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं हो सकती अनेक शब्दों के। अब देखो, सुनने और बोलने पर अधिक बल होने से वाचन और लेखन कौशल गौण हो जाता है। ये लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके ध्यान रखिएगा कि सुनने और बोलने, क्योंकि इस विधि में मौखिक पर बल दिया जाता है और श्रवण कौशल पर बल दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर वाचन, पढ़ना और लेखन दोनों गौण हो जाते हैं। कौन सी विधि में वाचन और लेखन को गौण माना जाता है? तो प्रत्यक्ष विधि में। कौन सी विधि में सुनने और बोलने पर अधिक बल दिया जाता है? तो प्रत्यक्ष विधि में। इस पंक्ति से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस विधि में कठिनाई यह है कि कुछ संज्ञा शब्दों का ज्ञान तो करा दिया जाता है, जैसे मेज, कुर्सी, पुस्तक, आगरा, ताजमहल, है ना, पर भावाचक शब्द एवं विशेषताओं, सॉरी ये विशेषता नहीं है, यहाँ पर आपके विशेषण है। भावाचक शब्द एवं विशेषण, है ना, एवं संरचनात्मक शब्दों के ज्ञान में कठिनाई होती है। यानी कुछ शब्द संज्ञा शब्दों का तो ज्ञान करा दिया जाता है, पर भावाचक जो संज्ञा होती है या विशेषण होते हैं या संरचनात्मक शब्द होते हैं, उनका ज्ञान इस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, इस तरह केवल संज्ञा या उन शब्दों का ज्ञान करा दिया जा सकता है जिसका चित्र आदि बन सके। जिन चीजों को कक्षा तक लाया जा सके उन्हीं संज्ञा शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। भावाचक संज्ञा ऐसी होती है कि जिसको सामने उपस्थित नहीं किया जा सकता। विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जिनको सामने उपस्थित नहीं किया जा सकता, तो उनका ज्ञान नहीं कराया जा सकता। और संज्ञा शब्द है तो जिसका मॉडल बन सकता है, जिसका प्रतिरूप बन सकता है, जिसका चित्र बन सकता है, जिसको सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, उन्हीं संज्ञा शब्दों का सिर्फ इसमें ज्ञान कराया जा सकता है। अन्य संज्ञा शब्दों का ज्ञान इसमें नहीं कराया जा सकता। नाम से स्पष्ट है। इस विधि को पढ़ाने से लेखन तथा व्याकरण का ज्ञान अधूरा रह जाता है, क्योंकि इस विधि से पढ़ाने से ये तो मौखिक है, सुनकर, तो लेखन का ज्ञान तो अधूरा रह ही जाता है। साथ में इसमें व्याकरण का ज्ञान भी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि कुछ संज्ञा शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, इसलिए सारी व्याकरण का ज्ञान इसमें अधूरा रह जाता है। नेक्स्ट देखो, इस विधि से पढ़ाने में वाक्य संरचना का भी पर्याप्त ज्ञान नहीं कराया जा सका है, क्योंकि संज्ञा शब्दों का ज्ञान कराते हैं तो वाक्य संरचना का भी ज्ञान पर्याप्त रूप से नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट है, बंगाल में श्री टिपिंग महोदय को, मुंबई में श्री फ्रेजर महोदय को और मद्रास में श्री एट्स महोदय को इस पद्धति को सर्वप्रथम अपनाने का श्रेय दिया जाता है। ऊपर तो आपने देख ही लिया था, सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में, फ्रांस में, है ना, 1901 में, सारी चीजें आपने देख ली थी। अब यहाँ पर आपको बताया गया कि बंगाल में टिपिंग महोदय सर्वप्रथम शुरुआत की थी इस विधि की, मुंबई में फ्रेजर महोदय ने की थी और मद्रास में एट्स महोदय ने इस पद्धति को सर्वप्रथम अपनाया था। ऐसा प्रश्न आज तक पूछा नहीं गया है, पर हो सकता है पूछ ले, ध्यान रखिएगा। इस पद्धति में वार्तालाप, मौखिक कार्य एवं बोलने के अभ्यास पर बल दिया जाता है, समझा चुकी हूँ मैं। इस पद्धति में अन्य भाषा को स्वतंत्र एवं पृथक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, यानी जो दूसरी भाषा है, अन्य भाषा, हिंदी को छोड़कर अन्य भाषा को स्वतंत्र एवं पृथक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है।
इस विधि में मातृभाषा के प्रयोग को सीमित कर दिया जाता है और संपूर्ण वाक्य को इकाई माना जाता है। संपूर्ण वाक्य को एक इकाई माना जाता है और मातृभाषा का प्रयोग सीमित रूप से किया जाता है। इसे मातृभाषा का प्रयोग अति आवश्यक होने पर ही किया जाता है, वरना जो मेन भाषा होती है उसी में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सीमित शब्द का प्रयोग करके शब्दावली को नियंत्रित कर दिया जाता है। क्योंकि इसमें सीमित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें शब्दावली वो नियंत्रित हो जाती है, क्योंकि सामने दिखाई देती है उस चीज का समझाने में सीमित शब्दों को प्रयोग करना पड़ता है। और प्रत्यक्ष विधि में अन्य भाषा के अध्ययन के समय अन्य भाषा में ही आदेश निर्देश दिए जाते हैं। और प्रत्यक्ष विधि में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी भाषा का अध्ययन करवाते हैं। अगर हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो हम आदेश निर्देश सब संस्कृत में ही देंगे। उपविशति जैसे है ना, यानी बैठ जाओ, उत्तिष्ठ, उठो, जो भी निर्देश देने हैं आपको सारे आप उसी भाषा में देंगे। आप मातृभाषा का सहारा नहीं लेंगे। अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या आप अन्य कोई भाषा पढ़ा रहे हैं तो जो भाषा पढ़ा रहे हैं उसी भाषा में आपको आदेश निर्देश देने हैं, मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर ये प्रत्यक्ष विधि पूरी होती है। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आशा करती हूँ। मेन चीजें को मैं वापिस अगर दोहरा देती हूँ तो प्रत्यक्ष विधि सामने वस्तु को दिखाना, सुगम पद्धति, निर्बाध विधि, समात्र विधि, प्राकृतिक विधि, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सर्वप्रथम फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में और इसमें सुनने और बोलने पे अधिक जोर दिया जाता है। व्याकरण अनुवाद प्रणाली के दोषों को दूर किया जाता है। इसमें मातृभाषा पर अधिक बल नहीं दिया जाता है। इसमें जो भाषा होती है उसी भाषा में आदेश निर्देश दिए जाते हैं। सामने चित्रों को लाकर प्रस्तुत किया जाता है। वाक्य संरचना का पर्याप्त ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। इसमें ये मेन बातें थी। आपको अच्छे से इसको समझ चुके होंगे आप इस विधि को, प्रत्यक्ष विधि को। प्रत्यक्ष विधि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। बार बार देखिएगा, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। इसके हर वाक्य से, मैंने जितने यहाँ पे वाक्य प्रस्तुत किए, हर पंक्ति से इसके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप इसको रट लीजिएगा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।